नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आज बात एक ऐसे मुद्दे पर करने वाले हैं जिसे सुन करके जान करके आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि देश में एक बार फिर से बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद अनंतनाग के आतंकी डॉक्टर के घर में फरीदाबाद से 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही असॉल्ट राइफल भी पुलिस ने बरामद की है। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने दरअसल पिछले दिनों डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया था। आदिल की ही निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल के लॉकर से एक AK-47 बरामद होती है और उसके बाद जब आदिल से पूछताछ हुई तो फरीदाबाद में 360 किलो से ज्यादा विस्फोट होने की जानकारी मिली। और यहीं जब इस बात का खुलासा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक टीम बनाई और इस टीम को हरियाणा भेजा, जिसके बाद हरियाणा पुलिस भी इस ऑपरेशन के साथ मिल जाती है। इस ऑपरेशन को मिलकर के हरियाणा पुलिस के द्वारा भी अंजाम दिया जाता है। दरअसल दिल्ली के पास 26/11 जैसी साजिश को अंजाम देने की जो कोशिश थी, ये करने की इनकी पूरी हलचल तेज हो गई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस प्लान को नेस्तनाबूद कर दिया। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक फरीदाबाद तक पहुंचा ही कैसे। ये डॉक्टर आदिल, जिसका नाम बताया जा रहा है, डॉक्टर आदिल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला बताया गया है। अब वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रह रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर के लॉकर से पिछले दिनों AK-47 बरामद की। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर है सत्येंद्र गुप्ता, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन पिछले 15 दिनों से जारी था और यही वजह थी कि आरोपी के पास से ये सारी चीजों की बरामदगी की गई। और क्या कुछ मिला वो भी जान लीजिए। आरोपी के पास से लैपटॉप भी मिला है, कई टॉप राइफल भी मिली है, मैगजीन भी मिली है, 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। विस्फोटक पदार्थ ये लगभग 6 सूटकेसों में रखे गए थे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो था नहीं, 350 किलोग्राम था, तो इसे रखने के लिए ज्यादा सूटकेस की जरूरत नहीं पड़ी। अब आरोपी फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी में फिजिशियन के पद पर काम करता था और इसी तरीके से वहां पर बरगलाने का काम करता था। और इस पूरे मामले में जो फरीदाबाद के CP है सत्येंद्र कुमार, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और JNK पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था। इसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। टाइमर्स लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4 और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा गया है CP के द्वारा। उनके द्वारा ये बताया गया है कि कैंटॉप राइफल मिली है, मैगजीन मिली है, 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है और ये विस्फोटक पदार्थ 6 सूटकेसों में रखा गया था। ये आरोपी दरअसल जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला है, अनंतनाग, जिसकी चर्चा बार बार होती है, जो कि साउथ कश्मीर का एक ऐसा रीजन माना जाता है जहां सबसे ज्यादा आतंकी घटनाएं होती हैं और उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं। लेकिन बार बार जो पाकिस्तान की मंशा है, जो मंसूबे हैं, वो खुल करके सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान ने किस तरीके से 26/11 हमले को अंजाम दिया था, उसी तरीके से एक और पूरा बड़ा हमला उनकी तरफ से तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब इसे पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक पूरी टीम बनाई, उस टीम का गठन करने के बाद हरियाणा पुलिस के पास उसे भेजा गया। हरियाणा पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि फरीदाबाद की अल्फा यूनिवर्सिटी में फिजिशियन के पद पर यह व्यक्ति काम करता है और जब इसके बारे में पूरी तहकीकात की जाती है, पूछताछ की जाती है, तब इन सब बातों का खुलासा हो जाता है। यानी किस तरीके से फिर से एक बार भारत को जो दहलाने की साजिश है वो पाकिस्तान के मंसूबे थे, लेकिन पाकिस्तान के ये मंसूबे कामयाब हो पाते उसके पहले ही इस साजिश को पूरी तरीके से नाकामयाब कर दिया गया है। कहां कहां तक इसके तार जुड़े हुए हैं, ये जो डॉक्टर आदिल बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आकर के ये रह जाता है, तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री थी। अब इसके पास से बहुत सारी चीजों की बरामदगी
कर ली गई है। लेकिन अब इस बात का जब खुलासा हुआ है तो कहीं ना कहीं लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अब ये जानिए कि ये जो डॉक्टर आदिल है वो है कौन। अनंतनाग का रहने वाला है ये आदिल, जैसा कि मैं पहले भी बता रही थी आपको कि अनंतनाग का ये व्यक्ति रहने वाला है। काफी समय से सहारनपुर में रह रहा था ताकि अपने मंसूबों को वो कामयाब कर सके, किसी को भी उस पर शक ना हो। काफी समय से इसीलिए इसने अपनी जो जगह थी वो बदल ली थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता था, यानी एक पूरा जो चेहरा था वो इस तरीके से इसने कवर अप कर रखा था कि किसी को इसके बारे में सच का इल्म ही ना हो कि आखिरकार ये है कौन। पिछले महीने महिला डॉक्टर से शादी भी कर ली, वहां से आकर के सहारनपुर में ये व्यक्ति शादी भी कर लेता है। उसके बाद क्या होता है, जांच एजेंसियों की रडार पर आदिल पहले से था, रडार पर था। यही वजह है कि जब इससे पूछताछ होती है, खुलासा होता है, तो ये सब कुछ निकल करके सामने आता है। अब ये पूरा जो तिलस्मी जाल इसने बनाया हुआ था वो टूटा कैसे। 27 अक्टूबर को श्रीनगर में दरअसल बड़ी घटना, और उसके बाद ये व्यक्ति जो है रडार पर आता है। जैश ए मोहम्मद के समर्थन में पोस्टर लगाए जाते हैं। श्रीनगर में ये होता है 27 अक्टूबर को। हालांकि ये पहले भी होते रहे, लेकिन अब जो भारत है, अब जो जम्मू कश्मीर में अगर वहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं तो थोड़ा तो चौंकने वाली बात है। इस पूरे मामले ने पुलिस ने अपनी जांच गहन कर दी, तेज कर दी, और जैसे ही ये जांच शुरू होती है उसके बाद ये सब कुछ पता चलता है। 29 अक्टूबर को पुलिस ने इस पूरे मामले में आगे बढ़ते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू करती है कि आखिरकार ये सब पोस्टर लगे कैसे, और इन्हीं सीसीटीवी से आदिल अहमद की पहचान हो जाती है। एक व्यक्ति जो अनंतनाग का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आकर के रहता है, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। ये सारा कुछ उसने मुखौटा जरूर तैयार किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। 7 नवंबर को पुलिस ने इस पूरे मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की तरफ से जब उससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में कई ऐसे खुलासे होते हैं जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सब कुछ वहां पर हुआ है। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ सबसे पहले हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से संवाददाता जुड़ गए हैं, रमन सैनी, उनका रुख करते हैं। रमन, इस पूरे मामले में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं, लेकिन इसकी जो टाइमलाइन है वो पुरानी भी है। अब उसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि एक बड़ी तैयारी को नाकामयाब किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, हरियाणा पुलिस के द्वारा। पूरा मामला क्या था, शुरुआत से बताइएगा जरा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले जैश का नाम सामने आ रहा था और अब AGH यानी कि हरकतुल गज़वे हिंद, अंसारुल गज़वे हिंद, जो जैश ए मोहम्मद के साथ तो जुड़ा ही जुड़ा है, लेकिन अलकायदा का भी एक प्रॉक्सी संगठन जो है, जो कश्मीर घाटी में जो अपनी जमीन पिछले कई वर्षों से तलाश रहा था, जाकिर मूसा जिसका सदस्य था, उसी ग्रुप के साथ आदिल अहमद राथर जो है उनका नाम जोड़कर सामने आ रहा है। और अपने आप में जिस तरीके से आदिल अहमद राथर को, जिसको 7 तारीख को सहारनपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था, और ये डॉक्टर अनंतनाग का रहने वाला है, और अनंतनाग के अंदर ही 31 अक्टूबर 2024 तक वहां प्रैक्टिस कर रहा था मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद वहां से ये सहारनपुर शिफ्ट हो जाता है और अपनी गतिविधियों को वहां बढ़ाना शुरू करता है। जिस तरीके से आदिल की गिरफ्तारी 7 तारीख को हुई, उसकी पूछताछ के बाद फरीदाबाद से मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जो है उनकी गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद जो जानकारी इकट्ठा होती है, जो इनका ज्वाइंट इंटेरोगेशन किया जाता है, उसमें तमाम वो सारे जो सिरे इधर उधर बिखरे हुए नजर आ रहे थे, उनको जब एक साथ पिरोया जाता है, तब ये पूरा एक बड़ी पिक्चर निकलकर सामने आती है, किस तरीके से देश को दहलाने के लिए ये साजिश जो है वो रची जा रही थी। और बाकायदा अगर आप देखेंगे तो लगातार इस हमले की यहाँ पर देश के सेंटर में यानी कि राजधानी और उसके आसपास में एक बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रची जा रही थी। अभी फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये देखिए, जो सामान मिला है, जो विस्फोटक मिला है, ये अमोनियम नाइट्रेट है, यानी कि 360 किलो के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। और अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में कमर्शियल ब्लास्ट करने के लिए जाना जाता है, और अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ में जो केमिकल्स मिले हैं, जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो ये एक बहुत ही विध्वंसकारी विस्फोट जो है इससे किया जा सकता है। तो ये कहां से आया, किस तरीके से इसको फरीदाबाद जैसे इलाके में लाया गया,
AK-47 जो राइफल इनके पास से मिली है, जो पिस्टल इनके पास से उस इलाके से उस घर से जो अल फलाह कॉलेज की जो प्रेमिसेस है जहां पर ये कमरा लेकर रह रहे थे डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल, तो ये सारे जो है अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से की जा रही है। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है, अब तक कुल मिलाकर अगर हम कहें तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर आदिल ये अपने आप में डरा रहा है कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में ये विस्फोट कहीं पर भी किया जाता तो आखिरकार अंजाम क्या होते, इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं, मेजर डॉक्टर अली शाह रक्षा विशेषज्ञ है और हुसैन जावेद पत्रकार है पाकिस्तान से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर डॉक्टर अली शाह, सबसे पहले आपके पास आते हुए, पाकिस्तान ये बात कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, साफ तौर पर ये कह देगा जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, लेकिन इन्हें समझाएं कैसे, बताएं कैसे कि ये जो पूरी तैयारी है वो पाकिस्तान के इशारों पर ही की जा रही थी। आपका बिल्कुल अच्छा सवाल है। आपका तो सही बात है कि इतनी होती इतनी आतंकी होते हैं, सब क्या होता है पागल के पाकिस्तान का पाकिस्तान मेजर डॉक्टर अली, आप मूवमेंट में हैं, आपकी ऑडियो मुझे बहुत अच्छे से नहीं मिल पा रही है, आप सेटल हो जाइए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हुसैन जावेद, मानने से तो कभी आपने साफ साफ ये कहा भी नहीं है, मानने से हमेशा इनकार ही किया है कि आपके जो मंसूबे हैं भारत में दहलाने के वो बार बार हम नाकामयाब तो करेंगे, लेकिन आपके जो मंसूबे वो तैयार आप लोग कर कैसे लेते हैं? मतलब पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वहां की स्थिति पहले सुधारनी चाहिए या भारत को बार बार आतंकी साजिश के तहत दहलाने की कोशिशों को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? बताइए। जी मैम, आपने पूरी अपनी स्टोरी बताई है, आपने उसमें डॉक्टर आदिल का नाम लिया और जिन इलाकों का आपने नाम लिया वो भी जानते हैं, कश्मीर के इलाके हैं, यूपी के इलाके हैं और ये सारी कहानी है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी आपने अपने रिपोर्टर रमन को भी लिया, उन्होंने भी कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और उन्होंने एक बात ऐड भी की कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी तो ये मामला उनके सामने भी नहीं आया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो अभी हो रही है। उसके बाद करते हैं आप जी हुसैन जावेद जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, अभी तो आप इन्वेस्टिगेशन की आड़ में बचने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद भी क्या आप स्वीकार करते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन आपकी मुकम्मल हो, उसके बाद आपकी रिपोर्ट है और अगर आपको लगता है इसमें पाकिस्तान का हाथ है तो आप मुझे बताएं कि इंडिया पाकिस्तान से किस फोरम के ऊपर करेगा बात ही तो वैसे नहीं कर रहे, वैसे ही आपके हमारे हालात। पहलगाम वाले हमले में आपने मान लिया था क्या हुसैन जावेद? नहीं माना क्योंकि वो दुनिया ने नहीं माना। हाँ, हमने क्या माना है? आपके सबूत तो दुनिया नहीं मानती। दुनिया के किसी मुल्क ने अप्रैल 2025 के बाद आप ये मान लेते हैं ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति आकर के शांति समझौता करवा रहे थे, हालांकि वो 10 बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते हैं कि हाँ आपने किया था? देखिए, उनकी आपने अगर इतनी बातें माननी ना, फिर आप उनकी ये बात भी माने कि आपके साथ जहाज भी गिर चुके हैं, जो आपने एक कोशिश की थी वो भी नाकाम हुई है। तो आपके इल्जामात आपके इंडिया के अंदर रहते हैं। मुझे पता है, असल में फैमिली मैन का 3रा सीजन भी आ रहा है, इस तरह की स्टोरीज उसमें चल जाती है, अच्छी भी लगती है, लेकिन हकीकत में बॉलीवुड को नहीं होता। तो मैं यही कहूंगा, इसमें एक बात है कि हमेशा देखे ना, आपने कहा कि ये डॉक्टर आदिल आया, ये कश्मीर से आया, इसने यूपी में आके प्रैक्टिस स्टार्ट की, शादी भी की और एजेंसियों की निगाह भी थी। यही मसला है इंडिया का कि जो भी कश्मीरी होते हैं उन पे आपकी निगाह होती है। ये पाकिस्तान के पास भी कई सारे हैं, पाकिस्तान के पास भी मसले कई सारे हैं। पाकिस्तान ने आज तक स्वीकार कहाँ किया है? आपके यहाँ पर जितने भी आतंकी हैं उनके साथ बैठ करके आपके मंत्री भोजन करते हैं, उनके साथ बैठ करके सलाह मशवरा करते हैं। आपके वहां पर किस तरीके से जो लेडी विंग है वो तैयार की जाती है, आप ये बातें मानते कहाँ हैं? ऑनलाइन जो क्लासेस चलानी है उसके लिए पूरे के पूरे पोस्टर तैयार करके इंटरनेट पर डाल दिए जाते हैं, आप मानते हैं? आप मानते हैं? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपके यहाँ लोगों को आतंकवादी बनाने के लिए तैयार किया जाता है, उसके लिए बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस दी जाती है, आप मानते हैं ये बात? मीनाक्षी जी, मैं सिर्फ एक लाइन ही कहूंगा कि कई दफा ऐसा होता है कि ना न्यूज के पास खबरें नहीं होती तो खबरों को क्रिएट किया जाता है। ये इस तरह का महिला संगठन बनाना और इस तरह की बातें करना, और हाफिज सईद के बारे में जो पहली जेल के अंदर है, आप समझते हैं वो वहां से भी सारी प्लानिंग कर रहा है, हालांकि हमने खुद उसको सजा दी है। अरे आप तो घर के अंदर भी उसे बंद करके सारी तैयारियां करवा लेते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मेजर डॉक्टर अली शाह मेरे साथ जुड़ गए, एक बार मैं उनका रुख करूंगी। डॉक्टर अली शाह, ये पुरानी आदत है पाकिस्तान की, अपने किए पर ना तो शर्मिंदा होते हैं और ना ही उसका इकरारनामा उनके पास होता है, ना वो मानने के लिए तैयार होते हैं। तो अगर इतनी हिम्मत है भारत पर आंख उठाने की तो थोड़ा मानने की भी हिम्मत रखनी चाहिए।
जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। आपको मेरी आवाज़ तो मैं कहूंगा, देखिए ये कभी कबूलेंगे नहीं, ये पूरा करा कराया इनका है। जितने भी आतंकी हमले होते हैं पूरी जड़ पाकिस्तान के अंदर होती है, और ये अपना पैसा लगाते हैं, रुपया लगाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अरे अभी महिला विंग तैयार कर दी इन लोगों ने, अजीब मजाक है। अब आप देखिए, हमारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी रिपोर्ट आई थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ महीने हुए हैं पाकिस्तान लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, जितने भी उनके आतंकी संगठन हैं, ये हिंदुस्तान में नापाक नजरें गाड़े हुए हैं, और ये बस घटने का इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमको ये घटना घटे। अब मैं बोलता हूं, मैं दाग देता हूं कि जितनी भी पुलिस है, जितनी भी ओवरऑल जम्मू कश्मीर पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, जॉइंट ऑपरेशन में इन्होंने इस डॉक्टर को पकड़ा, और ऐसे ऐसे लोग ही जितने भी हमारे अच्छे राइट थिंकिंग कश्मीरी आते हैं बेचारे, उन पे शक की नजर से देखा जाता है इनकी वजह से, क्योंकि ये लोग आके नापाक हरकतें करते हैं। अब देखिए, सहारनपुर में डॉक्टर को पकड़ा, आप फरीदाबाद में भी किसी और को पकड़ा, तो ये ऐसी ऐसी घटनाएं जब तक होती रहेंगी ना, तब तक कोई भी यहां पर आए, राइट थिंक पर्सन, स्टूडेंट आए, तो लोग शक की नजर से देखते हैं ऐसे लोगों की वजह से। और ऐसे मैं जितना मैं गाली देने का मन करे, मैं गाली दूंगा नहीं, क्योंकि मैं नेशनल टेलीविजन पे हूं और आपका बड़ा चैनल है। लेकिन देखिए, ये बात पाकिस्तान कभी कुपेगा नहीं, पाकिस्तान का ही हाथ होता है इन सब चीजों पे। नहीं, और कहां पे होगा, और वो किसका मुंबई का इंटरेस्ट है? 26/11 नहीं मानेंगे, ये भड़काते हैं, वो मुंबई का पाकिस्तानी 26/11 नहीं मानेंगे, वो उरी नहीं मानेंगे, वो 2019 का पुलवामा नहीं मानेंगे, वो 2025 का पहलगाम नहीं मानेंगे, वो कुछ नहीं मानेंगे। बस वो कहेंगे कि आपके यहाँ जांच चल रही है, जांच पूरी होने के बाद आज तक किस ग्रुप को आतंकवादी संगठन मान लिया गया है आपके द्वारा, हुसैन जावेद? वो तमाम ग्रुप जिन्हें पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो हमारे रखवाले हैं, उन्हें अमेरिका तक कहता है कि आतंकवादी संगठन है, आप मानते हैं उनको आतंकवादी? नहीं मानते हैं। अच्छा मीनाक्षी जी, इसमें बात यह कि आप हमेशा आप लोग बात करते हैं हाफिज सईद की, आप लोग बात करते हैं मौलाना मसूद अजहर की। अब ठीक है, आजकल आप लोग उनकी सिस्टर की बात भी कर रहे हैं, सो के अब जरा खुद अपने दिल पे हाथ रख के जरा फैक्ट को चेक करें। ये तमाम जितनी भी इस तरह की तंजीमें हैं, वो हमारे यहाँ 2002 से बैन है, 23 साल हो चुके हैं, हमने इनको बैन किया हुआ है। आप इन्होंने अपने नाम भारत को दे देंगे, दिया कहां? आप कहते बहुत कुछ है, करते कहां है? आप अगर हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे तो कुछ होगा ना, आप तो औदे रास्ते से भाग जाते हैं। अभी आपने मुझे बताया कि अलकायदा कश्मीर में एक्टिव हो गई है, तो ये नालायकी किसकी है? अगर आपने इस साल यूएन की रिपोर्ट पढ़ी हो ना, अलकायदा का गढ़ अफगानिस्तान है, अब वहां से अगर वो आपके हिस्से के कश्मीर में आ गई है, तो ये इनकॉम्पिटेंस किसकी है? और इनकॉम्पिटेंस तो हमने पहलगाम के दिन भी देखी। यानी आपका एक मिलिट्री यूनिट है, वो जो पार्क था, वो जो आपकी वैली थी जहां पे ये घटना हुई थी, उसके साथ ही मिलिट्री यूनिट था, उनको पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और अभी आप मुझे बात कर रही है कि वो लोग कश्मीर से लेकर सहारनपुर तक पहुंच गए। तो ये सवाल तो आपको अपनी जांच एजेंसियों से करना चाहिए कि भाई अभी तक हम इनके मतलब इस तरह के जो आतंकवाद है, इनको हम अभी तक इनके गिर्द शिकंजा कस नहीं सके। तो सवाल तो आप उनसे पूछे। हमें उनसे क्या पूछना चाहिए हुसैन जावेद जी, हमें उनसे क्या पूछना चाहिए? और हम भाग जाते हैं, आपके ये जो दोनों नैरेटिव थे उन्हें जरा सुधार करिएगा, क्योंकि उनसे जो पूछना है वो पूछ लिया जाता है, उन्हें जो बताना है वो बताते भी है। हुसैन जावेद जी, भारत भागता नहीं है बल्कि भगा भगा करके मारता है। अगर आप भूल गए हैं तो बहुत पीछे मत जाइएगा, बहुत पीछे मत जाइएगा। अभी पहलगाम में जो हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है वो आप मुझसे बेहतर तरीके से जानते हैं। रमन सैनी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रमन सैनी, अभी इस पूरे मुद्दे में जो जांच हो रही है उसे लेकर के क्या कुछ जो पूरा रिजल्ट है वो तैयार किया गया है, और जांच अभी किस मोड़ तक पहुंच गई है? देखिए, निश्चित रूप में जो जांच चल रही है इस समय, उत्तर प्रदेश की पुलिस, फरीदाबाद यानी कि हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस, 3 स्टेटों की पुलिस मिलकर जो है वो इस जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप में देश को दहलाने की जो साजिश जम्मू कश्मीर की धरती से कहीं ना कहीं रचने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से 360 किलो के आसपास में अमोनियम नाइट्रेट जो है वो वहां से बरामद किया गया है, तो निश्चित रूप में देश के किसी बड़े हिस्से के अंदर बड़ी आतंकी वारदात, जिस तरीके से 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी
आतंकी हमला हुआ था उससे भी बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश जो है वो रची गई थी। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस जो है इसको लेकर जांच आगे कर रही है और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जो अभी तक गिरफ्तारी हुई है उसके मुताबिक एक की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई है जो आदिल अहमद राथर है, 2 डॉक्टर जो है वो गिरफ्तार हुए हैं फरीदाबाद से और 4 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कश्मीर घाटी से इन्हीं के बयानों के पूछताछ के आधार पर जो है वो की गई। अब ये क्योंकि पिक्चर अपने आप में बहुत बड़ी है, हमला बहुत बड़ा हो सकता है। हुसैन जावेद जो एक बात कह रहे थे कि भारत हमारे साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन को लेकर कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करता है। मैं जावेद हुसैन से ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से पठानकोट में जब आतंकी हमला हुआ था एयरबेस स्टेशन पर, उस वक्त भी पाकिस्तान ने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की बात कही थी। उस समय पाकिस्तान ने अपना ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो भारत के पठानकोट में भेजा भी था और उस समय पाकिस्तान ने आईएसआई के अधिकारी, पाकिस्तानी आर्मी के जो अधिकारी हैं उनको उस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की टीम में पंजाब की धरती पर भेजा था, जो यहां पर आकर इलाके को देखना चाहते थे कि कहां से घुसपैठ हो सकती थी। लेकिन जब भारत के डेलीगेशन को जाने की बारी आई तो फिर पाकिस्तान ने सीधे से अपना हाथ खींच लिया। तो किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो विश्वास कर सकता है, क्योंकि हमेशा क्योंकि पाकिस्तान का नेटवर्क इंफॉर्मेशन के मामले में बहुत छोटा है। इंफॉर्मेशन की अगर बात आती है तो ये कहीं पीछे खड़े हुए नजर आते हैं, पीछे की पंक्ति में। डॉक्टर अली शाह जैशे मोहम्मद से इस व्यक्ति का कनेक्शन सामने आ रहा है। हुसैन जावेद इस बात को स्वीकार तो करेंगे नहीं, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि बार बार पाकिस्तान की तरफ से अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए लोगों को भेजा जाता है, स्लीपर सेल को एक्टिव किया जाता है, जिन्हें अभी कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूं, ज्यादा पुराने ना जाऊं, 2 से 3 दिन पहले 2 व्यक्तियों को ऐसे ही गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके बारे में खुलासे किए गए थे। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। घटना नहीं होगी और वहां पे कश्मीर नहीं होता तो हमको जो आप कर रहे हैं इनको मालूम नहीं था, जो कि एक बहरूपिया तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। ये इस पर की बात है, ये बहरूपिया तरीके ऑपरेट करे और ये सिंपैथाइजर थे। देखिए सिंपैथाइजर चाहे बंकी ग्रुप पे हो, चाहे फोर्सफुली हो, चाहे प्यार मोहब्बत पे हो, सिंपैथाइजर होता है। क्या मजबूरी रहेगी, भाई वो सिंपैथाइजर होता है। और जो भी अगर साथ ऐसे गद्दारी करेगा उसकी सजा बिल्कुल ऐसी दर्दनाक को कि याद रखे सब लोग, ताकि ये बड़ी खतरनाक ये है कि अगर पाकिस्तान दुश्मन रहा है और यहाँ पे हमें कश्मीर से उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, सहारनपुर, कहीं पे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, दिल्ली में, तो कम से कम वी वुड बी अलर्ट। हमको अलर्ट हो चाहिए कि पाकिस्तान की हरकतें क्या है और ये धब्बा है, ये धब्बा है बेली, और ये कभी नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। ये इंक्वायरी की आड़ में छुप जाएगा, कि पास करेगा कि अभी इंक्वायरी चल रही है। इतने बार साबित चुका है। 99 लोग अपने सैनिकों को जो थे ना वहां पे, बिल्कुल मैं इसी बात पे आ रही छोड़ के भाग गई है। हाँ डॉक्टर अली शाह, मैं इसी बात पे आ रही थी कि भारत ने जब जब हाथ बढ़ाया है हुसैन जावेद आपकी तरफ, तब आपने हाथ काटने की ही कोशिश की है, लेकिन ना आप कभी कामयाब थे ना कभी कामयाब होंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। 1999 में क्या हुआ था आप भूल गए? अटल जी किस तरीके से बस लेकर के आ रहे थे और आपने उसके बाद क्या किया था, आपके मंसूबे क्या थे, वो खुलकर के सामने आए थे। मुझे एक बात बताइएगा, उरी की मैं बात करती हूँ, लास्ट कमांड पोस्ट है वहां पर, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर भी नहीं मैं कह सकती हूँ, मात्र 700 से 800 मीटर पीओके लग जाता है, और वहां पर जो सिल्क रूट हुआ करता था उसे बंद क्यों किया गया था? हुसैन जावेद जी बताइए, आपने ऐसा क्या किया था? आप आज इस यहां पर बैठ करके, इस डिबेट में बैठ करके इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जिस व्यक्ति से पूछताछ की गई है वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद से उसके संबंध है। आप उसे पाकिस्तान में आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते, इस बात का भी जवाब देते जाइएगा। और जी मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दूंगा। पहली बात तो ये कि जो आपने कहा ना कि कश्मीरियों की ट्रेड इस तरह से चल रही थी, जो आपकी वो उड़ी की पोस्ट आती है और वहां से जो एलओसी लगती है, तो ये ट्रक सर्विस स्टार्ट हुई थी, बस सर्विस स्टार्ट हुई थी 2005 से, बड़ा अच्छा माहौल था। किसने बंद किया? तो इंडिया ने बंद किया ना। आज इंडिया की वजह से दोनों पार के जो आपने क्या किया था ऐसा? हुसैन जावेद आपने क्या किया था ऐसा? मेरा किसी जी अगर बात का जवाब आप मुझसे ले लें। एक तो ये तो इंडिया ने बंद किया और हम तो आज भी इंडिया से कहते हैं कि आइए हमारे साथ बैठे बात करें, क्योंकि मसले का बात से निकलना है, गोली से नहीं निकलना। दूसरी बात आपका सवाल है कि वो जो आपके डॉक्टर हैं वो उनका ताल्लुक जेल से, वही बात है अपनी सरकार को समझाइए अपनी कि अगर चर्चा करनी है तो हथियार पहले वहां पर त्यागने होंगे, हथियार वहां पर जो आतंकवादी हैं उनके डलवाने होंगे, उसके बाद होगी कोई भी बातचीत।
अभी तो इंडिया को भी ना थोड़ा सा अपने कद से जरा नीचे उतर के बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास भी इंडिया का वॉर के कद हवाले नहीं से निकलेगा सर नीचे। इंडिया का कद ना तो घटेगा और ना ही आप लोगों से बात करने के लिए इंडिया अपना कद पता घटा चल कर क्या, गया है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अफगानिस्तान को तो रोक नहीं पा रहे हैं। अफगानिस्तान में जो आप कर रहे हैं वो पूरी दुनिया जान रही है। आपका काम यही है। आप वो पड़ोसी है जो अपने पड़ोस के देशों को साथ देख ही नहीं सकते हैं। आपने बांग्लादेश में क्या किया सबने देखा, आप अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं वो भी हर कोई देख रहा है, और आपके यहाँ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। जेन ज़ी किस तरीके से आपकी सरकार को उखाड़ करके फेंकने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, टीडीपी किस तरीके से आए दिन आपके जो सैनिक हैं उन पर हमला करते हैं। तो आप पहले अपनी सरकारों को जाकर के समझाइए कि अपना कद थोड़ा नीचे करें, उसके बाद भारत के कद के बराबर तो वो आ नहीं पाएंगे। अपना कद जरा नीचे करें, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएं। हाँ। मीनाक्षी जी, बात नहीं है कि जब आप मुझे बोलने का मौका देती ना तो याद रखा करें वो मेरे बोलने का टाइम होता है, उसमें भी आप सारा टाइम इस तरह से आप ले गलत जाती बात मत बोलिए, गलत बात को मैं स्वीकार नहीं करूंगी यहाँ पर खड़े होकर के। देखिए, मैं सही बात कह रहा हूँ या गलत, आप उसको सुनिए, उसके बाद अपना पक्ष दीजिए। मेरी बात को बीच में इस तरह कर देंगी तो बात क्या होगी? तो मैं सिंपल कहूंगा कि इंडिया को थोड़ा सा इस बात में समझना होगा कि इन मसलों का हल जो है वो बातचीत से, हम पहले अपने BLA से और TTP से इस तरह की जंग कर रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इंडिया के अंदर इस तरह के एक्शन करेंगे। इंडिया अपना घर खुद साफ करे। अलकायदा अगर इंडिया में गई है, जो आपने अभी कहा है, आपका हिस्से का जो कश्मीर है वहां पे अलकायदा, तो ये आपकी गलती है। वहां से लोग अगर सहारनपुर तक पहुंचे तो ये आपकी गलती है। अपनी एजेंसियों को सुधारने का काम आपका है, हमारा नहीं है। हमारे पास अपने बहुत मसले आप आतंकी पालते जाइए, यहाँ वहां भेजते जाइए, आपकी कोई गलती नहीं है। भारत अपना कद घटाए, इस तरीके की बातें आप करें और मैं आपको टोकू ना, है ना हुसैन जावेद जी? ये आपके यहाँ होता होगा जब पाकिस्तान को अपने कद घटाने की बात की जाती है, क्योंकि वहां के एंकर सुनते होंगे, मैं ना सुनूंगी और ना यहाँ भारत का कोई पत्रकार सुनेगा। डॉक्टर अली शाह, आपने सुना हुसैन जावेद को। हुसैन जावेद का कहना है कि भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है। अभी मेरे सहयोगी रमन सैनी ने उन्हें 3-4 बातें याद करवा दी कि किस तरीके से भारत तैयार था, लेकिन पीछे तो आप भागते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपके दोनों हाथ खून से रंगे हुए हैं। जी, 99 की बात रहता है करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचे थे। वहीं पे ही पीठ के पीछे कारगिल के अंदर इनके जनरल परवेज चढ़ा, जब एक अग्रीमेंट हुआ था कि भाई जब ठंड होगी, बर्फ गिरेगी तो दोनों से पीछे हट जाएंगी कुछ टाइम वक्त के लिए। इन्होंने हमारी पीठ पे खंजर फोका। जब सीजफायर का ऐलान हुआ था, पाकिस्तान ने सीजफायर नहीं किया था, पाकिस्तान ने फिर सीजफायर ऐलान के 1-1.5 घंटे के बाद फायरिंग खुली थी दोबारा। तो आप ये मेरे को बताइए, लॉजिकली मैंने आपको प्रूव करके बताया है कि पाकिस्तान, हुसैन जावेद साहब, पाकिस्तान पीठ पे, पाकिस्तान पे भरोसा करे, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपकी कमर पे कोई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार खंजर फोके और बड़ा दिल हो आपका, और आप बोले तो ठीक है एक मौका और देंगे, एक मौका और देंगे, उस पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम तो नहीं देंगे भाई। आप बताइए अपना, आप भरोसा करेंगे उसको? ये कह रहे हैं पाकिस्तान बहुत व्यस्त है, पाकिस्तान व्यस्त है अपने आसपास के देशों में आतंक फैलाने के लिए, कि पाकिस्तान व्यस्त है भीख मांगने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक ना तो अपने यहाँ विकास किया है और ना ही वो विकास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर भारत उनसे ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो भारत को भी अपने ही तबके पर लेकर के आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रमन, आप कुछ कह रहे थे? जी हाँ, मैं देखिए हुसैन जावेद को याद दिलाना चाहूंगा कि ये बातचीत की बात कर रहे हैं कि भारत हमसे बातचीत नहीं करना चाहता है, तो इनको याद ये दिलाना होगा, जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने बताया कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे, उसके पीछे हमारे जो है वो कारगिल हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो परवेज मुशर्रफ जब सत्ता पर काबिज हुए तब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने बातचीत की पेशकश शुरू की थी। आगरा समिट जो है वो, आगरा समिट में परवेज मुशर्रफ जब आगरा में आए थे, वहां पर बातचीत की जब पेशकश चल रही थी, तो 2008 में मुंबई अटैक जो हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश की सत्ता संभाली उन्होंने, तब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो है वो बाकायदा अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। तो इन्होंने आ जाते हैं कि तमाम ऐसी बातों का जिक्र है जो भारतीय पत्रकारों को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि भारतीय पत्रकार पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीजों को करीब से देखते हैं, लेकिन पत्रकार जो पाकिस्तान के हैं ना तो उन्हें पता है और ना ही वो इस बात को स्वीकारते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया डेली पर